आज तन्मय जब मंदिर में आया तो कुछ कंफ्यूज्ड था। वो आसमान ऐसे ताक रहा था जैसे किसी गहरी सोच में डूबा हो। उसे यूं खोया देखकर बाबा बोले, क्या हुआ तन्मय? किस गहरी सोच में डूबे हो? आप आ गए बाबा। आप ही का इंतजार कर रहा था। कल से एक उलझन में फंसा हूं। सोच रहा था आपसे ही इसका हल पूछूं। हाँ तो कहो, क्या उलझन है? मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी इस उलझन का हल सुंदर कांड में जरूर मिल जाएगा। बाबा, कुछ दिनों पहले हमारे रिलेटिव्स में एक शादी थी। वहां पर मुझे अपने एक दूर के चाचा जी का बेटा विशाल मिला था। वो अमेरिका में सेटल था, हाल ही में भारत लौटा है। वो कहता है अब भारत के लिए और भारत में ही कुछ करना है। उसने यूं ही बातों बातों में मुझसे पूछा कि मैं आजकल क्या कर रहा हूं। मैंने उसे अपनी कंपनी के बारे में बताया कि हम कैसे बच्चों के लिए एजुकेशनल एप्लीकेशन डेवलप करने का काम कर रहे हैं और इसमें फेस कर रहे स्ट्रगल के बारे में भी बताया। कल विशाल अचानक मेरे ऑफिस आया और बोला कि वो मेरी कंपनी में पैसे भी इन्वेस्ट करना चाहता है और क्रिएटिव आइडियाज और उनके एजुकेशन में भी हेल्प करना चाहता है। वो कहता है उसे यूएस में ऐसी बहुत सी एजुकेशनल एप्लीकेशन का एक्सपीरियंस है और वो उसका फायदा हमें देना चाहता है। साथ ही वो कहता है अमेरिका में भी हमारी ऐप के लिए कस्टमर्स बना लेगा। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। हनुमान जी की कृपा हो गई तुम पर। तुम ही कह रहे थे ना, तुम्हारा पार्टनर कंपनी छोड़कर चला गया। कंपनी में पैसा लगाने वाले इन्वेस्टर्स भी नहीं मिल रहे। मुझे तो लगता है विशाल ही तुम्हारे लिए संकट मोचन बनकर आया है। अब तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मगर बाबा, मैंने अभी तक उसे हाँ नहीं की। मेरे मन में उसे लेकर कुछ डाउट हो रहे हैं। कैसे डाउट हो रहे हैं? दरअसल बाबा, मैंने अक्सर पापा को उन चाचा जी की बुराइयां करते सुना है कि वे पैसों के लालची हैं, घमंडी हैं, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते, बिजनेस में भी अपने पार्टनर के साथ चीटिंग करते हैं और चाची जी भी अच्छी स्वभाव की नहीं है। अब विशाल तो उन्हीं का बेटा है, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का असर तो आता ही है। उसकी फैमिली के कारण मेरे मन में उसकी पहले से ही गलत इमेज बन गई है। हालांकि उससे बात करके तो लगा कि वो बहुत ही पैशनेट है अपने काम में और सीरियस भी है, मगर फिर भी मैं उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा। अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर हाँ करता हूं तो मन में डर बना रहेगा और अगर ना करता हूं तो लगता है कहीं मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी तो नहीं खो रहा। तन्मय की बात सुनकर बाबा हंस पड़े और कहने लगे, देखो, मैं ना कहता था तुम्हारी हर समस्या का समाधान सुंदर कांड में मिलेगा। ठीक यही समस्या तो आई थी लंका में हनुमान जी के सामने, लेकिन उन्होंने उस समस्या को ही ऐसा समाधान बनाया जिसने आगे चलकर श्री राम की लंका पर विजय के रास्ते खोल दिए। वो भी इसी दोराहे पर फंसे थे कि एक इंसान का पारिवारिक पृष्ठभूमि के कारण उस पर यकीन करें या ना करें। फिर उन्होंने अपनी बुद्धिमानी का परिचय देते हुए जो किया, अगर तुम भी वही करोगे तो तुम्हें अपनी इस समस्या का हल मिल जाएगा। ऐसा क्या हुआ था लंका में हनुमान जी के साथ जिसमें मेरी इस समस्या का हल छिपा है? जरा खुलकर बताइए बाबा। ये बात तब की है जब हनुमान जी राक्षसों से छिपते हुए लंका में घूम रहे थे। घूमते हुए उन्हें एक ऐसा घर दिखाई दिया जहां से राम भजन और भक्ति करने की आवाजें आ रही थी। वो सुनकर हनुमान जी के कदम रुक गए और वो सोचने लगे, रावण की लंका में ये हरि भजन कौन कर रहा है? ये घर दिखने में भी किसी राक्षस का नहीं बल्कि हरि भक्त का लग रहा है। आंगन में मंदिर बना है, तुलसी का पौधा भी है, वातावरण में सुगंधित चंदन और हवन की महक है। ये कैसा चमत्कार है। लेकिन तभी हनुमान जी को एक दूसरा ख्याल भी आया, कहीं ये किसी राक्षस की माया तो नहीं मुझे फंसाने के लिए? हो सकता है किसी को मेरा पता चल गया हो और मुझे पकड़ने के लिए प्रभु श्री राम के नाम कहीं जाल बिछाया गया हो, वरना रावण की लंका में कोई राम भक्त कैसे हो सकता है? पहले मुझे इस घर की और इसमें रहने वाले राक्षस की असलियत पता करनी होगी। उस घर की सच्चाई जानने के लिए हनुमान ब्राह्मण बनकर घर के बाहर राम भजन गाने लगे, जिसे सुनकर घर का मालिक बाहर निकल आया। वो विभीषण थे, लंकापति रावण के छोटे भाई विभीषण।
जब उन्होंने सामने खड़े एक ब्राह्मण को खड़ा देखा तो तुरंत उनके पास पहुंच गए और हाथ जोड़कर बोले, ब्राह्मण देव, ये तो राक्षसों की नगरी है, यहां राम भजन गाना पाप है। किसी ने सुन लिया तो आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। चलिए, तुरंत अंदर चलिए। विभीषण हनुमान जी को अपने घर में ले आए और उनसे उस ब्राह्मण का परिचय जानना चाहा, मगर हनुमान जी ने पहले अपना परिचय नहीं दिया, पहले विभीषण की सच्चाई पता की। जब विभीषण ने बताया कि मैं लंकापति रावण का भाई विभीषण हूं, तो हनुमान जी के मन में यह संदेह नहीं हुआ कि फिर तो ये पक्का राक्षसी प्रकृति का ही होगा, और न ही उन्होंने राम भजन सुनकर यह निश्चित किया कि यह तो पक्का राम भक्त ही होगा। उन्होंने पूरी स्थिति को और विभीषण को तटस्थ भाव से जांचा परखा, बिना किसी पूर्वाग्रह के। विभीषण की सच्चाई जानकर हनुमान जी बड़े खुश हुए और उन्होंने विभीषण पर विश्वास करके उन्हें अपना असली परिचय दे दिया। विभीषण ने लंका में हनुमान जी की हर तरह से मदद और उन्हें माता सीता तक पहुंचाने का रास्ता भी बताया और रावण के दरबार में उनकी जान भी बचाई। सच कहूं तो हनुमान जी का अगर लंका जाने का उद्देश्य पूरा हुआ तो इसका पूरा नहीं तो कम से कम आधा क्रेडिट तो विभीषण जी को ही जाता है। हाँ बाबा, इसमें तो कोई शक नहीं कि विभीषण भी बहुत बड़े राम भक्त थे और सुंदरकांड का यह प्रसंग तो मैंने भी पढ़ा है, मगर मुझे अभी भी समझ नहीं आया कि इसमें मेरे लिए कौन सी सीख छिपी है। देखो बेटा, हनुमान जी ने उसे घर को देखकर यह पक्का नहीं किया था कि राक्षसों के बीच रहने वाला हर कोई राक्षस ही होगा, इसलिए यहां नहीं रुकते, आगे बढ़ जाते। उन्होंने एक संभावना देखी थी कि शायद सच में कोई राम भक्त हो, और उन्होंने मन में कोई भी धारणा बनाने से पहले असलियत का पता किया। तो तुम्हें भी यही करना है। विशाल के बारे में अपने मन में पहले से ही कोई इमेज नहीं बनानी है। उसके माँ बाप कैसे हैं, इन सुनी सुनाई बातों को एक तरफ छोड़कर पहले यह पता करो कि विशाल कैसा है, उसके दोस्तों के बारे में, उसके व्यवहार के बारे में, इन सब के बारे में अगर कुछ पता कर सको तो करो, ताकि तुम्हें विशाल का पता चले, ना कि उसके परिवार का, और फिर आगे इस आधार पर निर्णय लो कि तुम्हें क्या करना है। देखो तन्मय बेटा, दरअसल हम सुनी सुनाई बातों के आधार पर ही किसी के बारे में उसकी एक पक्की इमेज बना लेते हैं। वो इंसान कैसा है ये जानने की कोशिश ही नहीं करते। कई बार तो हमारे मन में बनी इमेज की वजह से हमें किसी की सही बातें भी गलत नजर आने लगती हैं। इसलिए पहले से किसी के लिए मन में कोई इमेज नहीं बनानी चाहिए और सच्चाई के आधार पर ही किसी को परखना चाहिए। अच्छा चलो बेटा, अब मैं चलता हूं। अब मैं तुमसे महीने भर के बाद मिलूंगा, किसी काम से बाहर जा रहा हूं। किस काम से बाबा? प्रभु श्री राम के काम से जा रहा हूं। हर काम उन्हीं का काम है ना। बिल्कुल बाबा, काम तो सब उन्हीं के हैं, ये बात तो अब मैं भी मानने लगा हूं। बाबा की बातें तन्मय को समझ आईं और उसने ऐसा ही किया। विशाल के बारे में थोड़ा इंक्वायरी करने पर पता चला कि वो बहुत अच्छा इंसान है। उसे इस तरह के स्टार्टअप में बड़ा इंटरेस्ट है और वो वाकई उसकी मदद करना चाहता है। सच्चाई जानकर तन्मय ने विशाल को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया, जो कि उसके लिए एक अच्छा डिसीजन रहा। अब तन्मय को बेसब्री से इंतजार था बाबा के लौटने का और उनसे सुंदरकांड की अगली सीख सुनने का। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कैसे बने एक अच्छा टीम लीडर, क्या क्वालिटीज होती हैं एक अच्छे टीम लीडर की, कैसे अपनी टीम में लोगों को गाइड करें और उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाएं।